नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। प्रबंध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रबंध में हम साधनों के प्रबंधन को पढ़ रहे हैं। साधनों के प्रबंधन में समय प्रबंधन हमने पढ़ लिया और ऊर्जा प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं। ऊर्जा प्रबंधन के हम 3 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऊर्जा प्रबंधन क्या है और कैसे किया जाता है पढ़ा। उसके बाद हमने थकान के बारे में पढ़ा और भाग 3 में हमने शक्ति व्यवस्थापन के तत्वों के बारे में शुरुआत की। शक्ति व्यवस्थापन का प्रथम तत्व हम लोग पढ़ चुके थे और उसके आगे आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 4 में। शक्ति व्यवस्थापन के 3 तत्व बच्चों हम लोगों ने पढ़े, समझे कि कार्य, कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र तीनों आपस में बहुत ही गहराई से अंतर संबंधित होते हैं। तीनों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन तीनों का अपना अपना एक अलग अस्तित्व होता है। सर्वप्रथम हमने पिछले व्याख्यान में कार्य के आयाम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने शारीरिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, सामाजिक बंधत्व, आर्थिक आयाम, कार्य शक्ति और शासन से संबंध और कार्यों का शारीरिक ऊर्जा मूल्य, हल्का कार्य, साधारण कार्य और भारी कार्य के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्यकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। कार्यकर्ता अर्थात बच्चों कार्य करने वाला। कार्य के साथ साथ बच्चों कार्यकर्ता पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कार्यकर्ता पर गहन अध्ययन करने के लिए उसके द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, प्रयास यानी बच्चों जो एफर्ट्स कार्यकर्ता कार्य के दौरान लगाता है और जो योगदान वो देता है, किस प्रकार से कार्यकर्ता कार्य से जुड़ता है, तो ये जो योगदान होते हैं इन्हें आयाम भी कहा गया है। और कार्यकर्ता के योगदान, आयाम या प्रयास 4 भागों में विभक्त किए गए हैं। सबसे पहला है भावनात्मक योगदान, फिर है ज्ञानात्मक, समयात्मक तत्व और शारीरिक आयाम। बच्चों परिवार के सदस्यों के द्वारा योगदान में पारिवारिक साधनों का उपयोग होता है और ये ही चीज व्यक्ति को बाध्य करती है कि वह कार्य को किस प्रकार से, किस तरीके से, किस प्रकार की नवीन या पुरानी कार्यविधि, किस प्रकार के उपकरण से करेगा। और ये जो भी आयाम होते हैं किन्हीं 2 परिवारों में एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों हर परिवार की अपनी अपनी स्थिति अलग अलग होती है, अवस्थाएं अलग अलग होती है। अवस्थाओं के साथ जो परिवार में सदस्य हैं, जो कार्य करता है, उनकी संख्या, उनकी आवश्यकता, उनकी डिमांड, उनकी योग्यता, ये सभी अलग अलग होते हैं। केवल समय और शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है बच्चों कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम सिर्फ समय और अपनी शक्ति देखते हैं, बल्कि बच्चों इसमें भावनात्मक और ज्ञान रूपी साधनों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चों आप लोगों को याद होगा कि हमने साधनों में 2 प्रकार के साधन पढ़े, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत हमने समय और ऊर्जा भी पढ़ा था, लेकिन बच्चों साथ ही मानवीय साधन में आपको ध्यान हो अगर तो हमने व्यक्ति की ऊर्जा के बारे में पढ़ा, व्यक्ति के ज्ञान, उसका दृष्टिकोण, उसकी रुचि, उसकी योग्यता इत्यादि साधनों के बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों जब कोई कार्य करने वाला कार्य करता है तो केवल कार्य और कार्य के बारे में हम कहें कि समय और शक्ति, सिर्फ ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आपके पास समय है, आपके पास शक्ति है, लेकिन कार्य में आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। आप उस कार्य को पर्टिकुलर कार्य को करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ये बताइए कि कार्य में योगदान देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि अगर आपको कार्य के प्रति रुचि नहीं है तो आपकी कार्य की जो अरुचि है वो कार्य को सही ढंग से नहीं करेगी, क्योंकि वो कार्यकर्ता के दृष्टिकोण को प्रभावित कर रही है। कार्य के प्रति जो कार्यकर्ता का दृष्टिकोण है वो यहाँ प्रभावित हो रहा है। इसलिए बच्चों समय और शक्ति के साथ साथ भावनात्मक, ज्ञानात्मक आदि जो आयाम होते हैं ना, ये भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भावनात्मक योगदान की।
जैसा कि अभी मैं आपको उदाहरण से समझा ही रही थी कि किसी भी व्यक्ति की कार्य में रुचि और कार्य के प्रति उसका दृष्टिकोण, यानी कि उसकी अभिवृत्ति, उसका कार्य को देखने का नजरिया, कार्य को कितना वो जानता है, समझता है, उसके प्रति जो उसकी अभिवृत्ति होती है, यही सारी चीजें मिलकर के किसी कार्य को सरल या कठिन बनाती है। अब बच्चों, जैसे रुचि है, रुचि, इच्छा, इसको मापा तो नहीं जा सकता। बच्चों की पसंद नापसंद को नापा नहीं जा सकता है। लेकिन बच्चों, नाप नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्य कैसा लगेगा, कार्य कितने समय में संपन्न होगा और कार्य कठिन है या सरल, ये सब इसी बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की रुचि और कार्य के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। इसलिए बच्चों, ये जो रुचि और जो भावनात्मक योगदान है ना, इसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते बच्चों कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बच्चों, जैसे एक सिंपल सी बात है, आपके हाथ में एक बहुत सामान्य सा हम उदाहरण लेते हैं। आपके हाथ में पेंट ब्रश पकड़ा दिया जाए और आपको कहा जाए एक अच्छा सा चित्र बनाइए। लेकिन बच्चों, आपको तो चित्र बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो आपको वो चित्र बनाना कैसा लगेगा? आपको वो कार्य बहुत कठिन लगेगा, भारी लगेगा और उसको करना एक बोझ के समान लगेगा। लेकिन यही अगर आपका उस कार्य के प्रति बहुत अधिक इंटरेस्ट है, रुचि है, आप पसंद करते हैं उस प्रकार का कार्य को करना, और फिर आपको कहा जाए कि बच्चों ज़रा ड्राइंग कर दो, तो आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। यानी कि आप उस कार्य को करने के लिए पूरे मनोयोग से, पूरी भावना से और पूरे मन से उस कार्य में जुट जाते हैं। तो आपके लिए वो कार्य कैसा हो गया? कार्य हो गया सरल। और क्योंकि कार्य सरल हो गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्योंकि बच्चों, कार्य के प्रति जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है ना, वो कार्य की सफलता को प्रभावित करता है। जो हमारा इंटरेस्ट का काम होगा, ना तो उसमें हमें थकान कम होती है और ना ही हम उस काम को करने में समय ज़्यादा लगाते हैं, और कार्य सरलता से हो जाता है, करना अच्छा भी लगता है। और बच्चों, कार्य के बाद हमें बहुत हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि हमने अपनी रुचि का कार्य किया। यदि एक व्यक्ति को बच्चों निरंतर आदत है कि वो कार्य करता रहे, तो उसे निरंतर कार्य करने में और ज़्यादा देर तक कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है बच्चों। लेकिन कार्य को अगर हम पसंद करें, बहुत अच्छे से उस कार्य को करते हैं और इसके पीछे प्रोत्साहन, प्रेरणा भी है, तो हमें थकान भी नहीं होगी बच्चों। अच्छा लगेगा कार्य को करना। और इसका विपरीत हुआ तो, कार्य नापसंद हुआ तो, और कार्य में कोई प्रेरणा, कोई उत्साह, प्रोत्साहन कुछ नहीं है, तो क्या होगा? थकान जल्दी हो जाएगी। तो उच्च स्तर के उत्प्रेरक की सहायता से बच्चों, कार्य को हम सरल एवं शक्ति को कम व्यय करके कर सकते हैं। जब व्यक्ति के सामने बच्चों लक्ष्य स्पष्ट होता है कि क्या करना है और क्या चीज़ कैसे प्राप्त करनी है, किस तरीके से प्राप्त करनी है, और वो उस लक्ष्य से जब पूरी तरह अवगत होता है और वो उस लक्ष्य के उस पहलू को समझता है कि उस लक्ष्य के किस पहलू से उसे क्या प्राप्त होगा या उसका कौन सा लक्ष्य पूरा होने वाला है, तो वो कार्य को बहुत शीघ्रता से करता है, और कार्य को शीघ्रता से भी करता है और उसके लिए वो कार्य रुचिकर हो जाता है। बच्चों, इसीलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारे सामने जो भी लक्ष्य हैं और जितने भी कार्य हैं, कितने ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर जब कभी हम उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं बच्चों, तो कार्य सरलता से भी हो जाते हैं। और जैसे जैसे एक एक छोटा छोटा भाग पूरा होता है ना, तो हमें संतुष्टि का एहसास होता है, और ये संतुष्टि का एहसास हमें अगले स्टेप पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो वो जो प्रेरणा होती है, वो जो हमें संतोष मिलता है और जो उत्साह होता है कि अरे एक कार्य हमने बहुत अच्छे से कर लिया, तो उसकी सफलता दूसरे भाग को जल्दी से समाप्त करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए बच्चों,
भावनात्मक पहलू, भावनात्मक योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि बच्चों कई कार्यों में थकान होती है और किसी अच्छे उत्प्रेरक को अगर साथ में सहायता के रूप में रखा जाए तो थकान दूर की जा सकती है। इसीलिए बच्चों कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में करना और फिर छोटे छोटे हिस्सों को एक एक हिस्से की सफलता से आगे बढ़ते जाना, ये कार्य में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और ये हमने पढ़ा बच्चों कार्यकर्ता का प्रथम आयाम, भावनात्मक योगदान। अब हम बात करते हैं बच्चों ज्ञानात्मक तत्व की। नाम से ही समझ रहे होंगे, ये हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट है। ज्ञान, विचार, सोचना, विचारना, तर्क करना, स्मरण करना, याद रखना, कल्पना करना, ये सभी चीज़ें क्या है बच्चों? ये सभी चीज़ें जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क में है, एक साधन के रूप में गृह प्रबंध में कार्य करती है। बहुत साधारण एग्जाम्पल है बच्चों। अगर आप पेपर देने बैठते हैं और आपको पेपर आता है, आपको सारे क्वेश्चंस अगर उसमें आते हैं, तो वो ज्ञान, वो स्मरण शक्ति, वो विचार जो आपके मस्तिष्क में है, उन सारे प्रश्नों को लेकर के उनको जब आप पेपर पे लिखते हैं और संतुष्टि का अनुभव करते हैं बच्चों, तो ये सब क्या बने? आपके ज्ञान, विचार, सोच, स्मरण, कल्पना, ये सभी क्या हुए आपके लिए? साधन हुए, जिसने कि आपका एक पेपर अच्छे से करने में आपका योगदान दिया। तो बच्चों यही सारे साधन हमें हमारी सारी क्रियाओं में योगदान देते हैं। और इन्हीं सभी को यानी कि ज्ञान, विचार, सोचना, स्मरण करना, कल्पना करना, ये सभी साधन के रूप में गृह प्रबंध में बच्चों दर्शाए जाते हैं। और कार्य विशेषज्ञों का मानना है कि गृहिणी को या किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य को संपन्न करने का ज्ञान, कार्य कुशलता, कार्य की निपुणता अगर होती है तो सफल परिणाम की आशा वह रख सकते हैं। नए कार्य को सीखना और दूसरे कार्यों में किस प्रकार से गति लाई जाए और परिणामों को सुधारा जाए और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, ये बहुत आवश्यक हो जाता है जबकि हम किसी भी कार्य को करते हैं। तो ये एक ज्ञानात्मक तत्व एक साधन के रूप में बच्चों हमारे साथ रहता है। किसी चीज़ को जानने से, समझने से, सोच विचार करने से, यानी कि ज्ञान का अर्जन करने से, कार्य करते रहने से कार्य को बच्चों सरल बनाया जा सकता है और साथ ही दूसरे साधनों की भी बचत की जा सकती है। बच्चों ज्ञानात्मक तत्व जो होते हैं, इसकी दो चीज़ें हैं जो कि दो रूप में हमारे साथ रहती है। एक तो निपुणता और एक प्रयास। निपुणता तो बच्चों कार्य करने की अच्छी आदत विकसित करने के लिए अभिवृत्ति, भावना, मौखिक लिखित निर्देश, क्रियाओं को करने में सुधार इत्यादि की सुधार करने की आवश्यकता को हम कहते हैं, जिससे कि परफेक्शन, निपुणता मतलब बच्चों परफेक्शन, काम को किस तरह से बेस्ट किया जाए। किसी कार्य को दोहराने से और बार बार करने से बच्चों उसमें निरंतर सुधार आता है और सुधार लाने से निपुणता आ जाती है। तो बौद्धिक विकास और इच्छाओं को प्रबल करने से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं ना, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और ज्ञानार्जन करते हैं बच्चों, और फिर उसको बार बार दोहराते हैं, तो उससे हमारे कार्य में निपुणता यानी कि परफेक्शन आता है। दूसरा तत्व है बच्चों प्रयास। कार्यकर्ता को कार्यों को करने में विभिन्न प्रयासों को करना पड़ता है और किसी भी एक प्रयास को करने में हमारे शरीर के बच्चों कई सारे अंग योगदान देते हैं। शरीर के द्वारा जो मुख्य 3 प्रयास किए जाते हैं वो है नेत्र प्रयास, मानसिक प्रयास और शारीरिक प्रयास। जो बच्चों नेत्र प्रयास है, जैसे कि आँखें, हम क्या गतिविधि करेंगे, कैसे करेंगे, हम कितना सजग रहेंगे, कितना ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों का निर्देश हमें कौन देता है? आँखें। हमारी सारी शारीरिक गतियों को आँखें निर्देश देती है।
नेत्र संचालन, देखना, खोजना, निरीक्षण करना, दूरी एवं प्रकाश की स्थिति में समायोजन करना आदि का कार्य नेत्र सदैव करते रहते हैं बच्चों। तो नेत्र का प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। फिर है बच्चों मानसिक प्रयास, नियोजन करना, योजना बनाना, निर्णय लेना, निर्देशित करना, मार्गदर्शन देना, सोचना, विचारना, स्मरण करना, तर्क करना, ये जितने भी मानसिक कार्य होते हैं ना बच्चों, ये सभी कार्य मानसिक प्रयास हैं। और किसी भी व्यक्ति की कार्य सफलता इन्हीं मानसिक प्रयासों पर निर्भर करती है। फिर बात आती है बच्चों शारीरिक प्रयास की। बच्चों हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, किसी वस्तु को पकड़ना, किसी को छोड़ना, फैलाना, ले जाना, खींचना, प्रेस करना, ये सारे कार्य जो बच्चों हम अपने हाथों और पैरों की गतिविधियों से करते हैं, ये सब कौन से प्रयास है बच्चों? ये हैं शारीरिक प्रयास। शारीरिक प्रयास के बाद बच्चों हम बात करते हैं जैसे कि हम आगे भी पढ़ेंगे शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम यानी कि व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है, उसकी बात शारीरिक आयाम में की जाती है बच्चों। ठीक है। और व्यक्ति कितनी स्फूर्ति से कार्य करता है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, कार्य करने का तरीका क्या है, उसकी शारीरिक मुद्रा क्या है, उसकी कार्य की क्रियाशीलता कैसी है, ये सभी व्यक्ति के कार्यकर्ता के शारीरिक आयाम होते हैं। और एक है समयात्मक तत्व यानी कि समय। बच्चों हमने पहले भी बात की थी, समय को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक तो होता है कार्य करने का समय, एक होता है कार्यकर्ता का समय। कार्य करने का समय बच्चों वो है जिस पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक कार्य को किया जाना है। ठीक है, वो तो होता है कार्य का समय। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कार्यकर्ता के समयात्मक तत्व की बात कर रहे हैं। अर्थात जो कार्य करता है उसके समय के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बच्चों समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीमित साधन है, और इस सीमित साधन को काम में लेकर के व्यक्ति को अपनी विभिन्न लक्ष्यों और आवश्यकताओं पूर्ति करनी होती है। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है बच्चों कि वो अपने समय को किस प्रकार काम में लेता है, कितने समय के मूल्य की उसको पहचान है, किस प्रकार अत्यधिक कार्यभार को वो हैंडल करता है, और किस प्रकार वो कार्य में, मनोरंजन में और विश्राम में बैलेंस करता है। और बच्चों समयात्मक तत्व कार्यकर्ता का कैसा होगा, क्या होगा, ये हम समय प्रबंधन में पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़े कार्यकर्ता के आयाम। नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व, कार्यक्षेत्र के बारे में। धन्यवाद बच्चों। आज की क्लास में हमने कार्यकर्ता के आयाम पढ़े, जिसमें हमने 4 आयाम पढ़े: भावनात्मक योगदान, ज्ञानात्मक तत्व, समयात्मक तत्व और शारीरिक आयाम। धन्यवाद।